Good morning, everyone. Good morning. यस, तो क्या हुआ था लास्ट सेशन में? फंक्शन प्रोसेस। ओके। और फंक्शन प्रोसेस कितनी टाइम लिखनी थी आपको? 5 टाइम्स। परफेक्ट। और कितने स्टूडेंट्स ने 5 टाइम्स फंक्शन प्रोसेस लिखी है? यस, जल्दी-जल्दी बताओ। मी करके टाइप करो, मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने लिख दी। ओके, नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ 4 लोगों ने लिखी है। बाकी सब? टोटल 18 लोग हैं अपने मीटिंग में। बाकी 14 लोगों ने क्या किया? यस। स्नेहा, शक्ति, सेजल, श्रेया। ओके, सिद्धांत। चलो 5 स्टूडेंट्स हो गए। अपना काउंट भी बढ़ गया, 20 स्टूडेंट्स है। व्हाट अबाउट अदर 15? यस, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो। बाकी सब फंक्शन प्रोसेस 5 टाइम्स लिखी है या नहीं? नहीं लिखी तो कितने टाइम लिखी है? और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिखी ही नहीं? जिन्होंने फंक्शन प्रोसेस लिखी ही नहीं है एक भी बार, वो सिर्फ नो करके टाइप क्लिक करो। फास्ट। ये आपके जो मैसेजेस आते हैं ना, इसके वो मैसेज ज़रिया है, मुझे पता चलेगा कि आप सच में लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, वो भी एक्टिवली अटेंड कर रहे हो। कोई ऐसे सो के लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा। ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके मैसेजेस, और इसलिए सुबह आपको ग्रीट किया जाता है, गुड मॉर्निंग, राइट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है नहीं, मॉर्निंग तो गुड नहीं है क्योंकि लेक्चर लग गया। सुबह उठा नहीं कि लेक्चर करने के लिए बोल दिया, तो हमारे लिए मॉर्निंग गुड नहीं है। शायद इसकी वजह से वो ग्रीट नहीं करते हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने के लिए मुझे आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक है, वो पता चलना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? सो कैन आई गेट योर स्टेटस अबाउट फंक्शन प्रोसेस? मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ वो लगने वाला है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर भी आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो फिर कैसे करेंगे? बोलो भाई। महाराज तो नहीं हूँ मैं कौन-सा, जो कीर्तन करने के लिए सुबह-सुबह आके बैठ जाएगा और प्रवचन देगा। लगता है क्या आपको?
फंक्शन प्रोसेस कितने स्टूडेंट्स ने लिखी है और कितने टाइम लिखी है, बस उतना मुझे चैट बॉक्स में बता दो और नहीं लिखी तो नो करके मैसेज ड्रॉप करो। फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। जल्दी, 2 मिनट है आपके पास। और 2 मिनट में आंसर्स नहीं आते हैं तो ये बता देना कि हमें मीटिंग स्टॉप करनी है क्या। ओके स्नेहा, कितने टाइम लिखा है आपने? 5 टाइम्स? नहीं लिखा है तो नो करके बता दो। ठीक है, 3 टाइम्स तो लिखा है। जो कुछ भी किया है काम वो जल्दी से बता दो, उसके ऊपर हमें आगे के एक्शंस डिसाइड करने हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके स्नेहल। 2 टाइम्स। ओके। आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट present here. Okay. 3 times, 2 times. Okay. 3 times. 2 times. Okay. फाइन। बस मुझे एक ऑन एन एवरेज टाइम बता दो कि अगर आपको एक टाइम फंक्शन प्रोसेस लिखनी है, सिंगल टाइम, तो कितना टाइम लगा? सिंगल टाइम फंक्शन प्रोसेस लिखने के लिए आपको कितना टाइम लगा? अप्रोक्सीमेटली टाइम आपको जो कुछ भी लगता है। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स? यस, निकिता? 3 मिनट्स? 2 to 3 minutes on an average time. ओके, 3 to 4 minutes। ठीक है। सो ऑन एन एवरेज अगर लेके चलते हैं 2, 3, 4 तो 3 मिनट्स लगते हैं। एक टाइम अगर आपको फंक्शन प्रोसेस लिखनी है तो 2 टाइम्स लिखनी है तो अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट्स। चलो, आपको मैसेज आता है ग्रुप पे हर रोज लिंक के साथ, प्लीज ज्वाइन द मीटिंग 10 मिनट्स प्रायर, राइट? दिन भर में आप खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाए, ऐसा अगर हम सोचते हैं, कॉलेज जाना था, जॉब था, ये था, वो था, बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स रहते हैं अपने, जो मिस नहीं कर सकते, वरना बवाल हो जाता है, राइट? लड़के बहुत फेस करते हैं ये चीज़। मैम, मैं अगर नहीं गया ना, तो फिर रात भर सोने नहीं देगी, झगड़ा ही करते बैठेगी। होते हैं इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स। तो ये सब प्रोसेसिंग करते टाइम हमें टाइम नहीं मिला, ऐसे अगर हम अज्यूम करके चलते हैं, फिर भी अगर आपने ये मीटिंग 10 मिनट्स पहले जॉइन कर ली, तो 10 मिनट्स में आपकी फंक्शन प्रोसेस कितने बार लिख के होगी? 5 टाइम्स। ओके साक्षी। 3 मिनट्स का एवरेज भी लेके चलते हैं तो 3 टाइम्स तो फंक्शन प्रोसेस लिख के हो ही सकती है। एम आई राइट एवरीवन?
यस, करेक्ट। यस और नो, बाकी सब क्या लगता है? 10 मिनट्स पहले अगर आप मीटिंग जॉइन कर लेते हो, तो फंक्शन प्रोसेस लिख के हो सकती है 3 टाइम्स? यस। लेकिन ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो भूल ही गए कि हमें फंक्शन प्रोसेस लिखनी थी? इसका मतलब उन्होंने रिवीजन नहीं की। रिवीजन का फंडा हमने क्लियर किया था। कितने मिनट्स रिवीजन करनी है? स्टार्टिंग में तो 2 मिनट में भी हो जाएगी। लेकिन हमने टॉपिक ही क्या देखा था? सिर्फ फंक्शन प्रोसेस, राइट? तो फंक्शन प्रोसेस ये पार्ट याद आना ही चाहिए और वो याद आता है तो वो 5 टाइम्स लिखना है, ये भी याद आना चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली प्रॉब्लम है, कुछ तो गलत हो रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, आपने 5 टाइम्स नहीं लिखी, लेकिन आपने 2 टू 3 टाइम्स तो लिखी है क्या? ये मैटर करता है। वो लिखना, ये जो पार्ट है ना, वो ज़रूरी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? समझो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हम। समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है। मैंने आपको डे 1 से कहा है फंक्शन 1 सी में स्टार्ट होगा, वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, आपको फंक्शन को फेस करना ही है। ऐसे ही मतलब आपको एक जर्नी बताती हूँ। फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस ने ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग से कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है? तो पहले सिर्फ जावा पढ़ाया जाता था। जावा फुल स्टैक कोर्स है ना, जावा से स्टार्ट करते थे। फिर समझ में आया, अरे जावा से स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही अच्छा नहीं है। ओओपी सुना होगा? ओओपी कंसेप्ट ऐसी कंसेप्ट है जो माहौल बना देती है, जिसका ओओपी बहुत स्ट्रांग है, उसको सिर्फ और सिर्फ ओओपी कंसेप्ट के बेसिस पे भी जॉब मिल सकता है। ये पता है क्या आपको? ये पता है या नहीं? पता है? उतने स्ट्रांग होने चाहिए वो ओओपी कंसेप्ट्स, राइट? नो वरीज़, आपको भी पता चल जाएगा। आई नो यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, ओके? सो येस, आईटी में आईटी इंडस्ट्री में जाना है, ओओपी कांसेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन जावा में पता चला वो आते ही नहीं है लोगों को। फिर हमने कोर्स स्टार्ट किया सी प्लस प्लस से कि भाई सीपीपी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ओ सीपीपी भी ओओपी कांसेप्ट इंप्लीमेंट करता है, ठीक है? तो जर्नी स्टार्ट हो गई सीपीपी से। फिर समझ में आया, अरे स्टूडेंट्स को फंक्शंस ही लिखने नहीं आते हैं और जिन्हें फंक्शंस नहीं लिखने आते, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे सर्वाइव करेंगे? और इसलिए वो जर्नी सी प्लस प्लस से आ गया सी पे, क्योंकि सी में फंक्शंस पढ़ना आसान है, हम उसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के थ्रू पढ़ सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसलिए अपना कोर्स सी से स्टार्ट हो रहा है और सी मॉड्यूल के स्टार्टिंग पे या डे 1 पे ही आपको फंक्शन प्रोसेस दी जा रही है। तो ये फंक्शन प्रोसेस इतनी इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है? और इसलिए ये फंक्शन प्रोसेस एटलीस्ट हर रोज 2 टाइम्स लिखनी है हमें, जब तक फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। और 10 मिनट पहले अगर हम मीटिंग जॉइन कर लेते हैं, तो वो आसानी से हो जाएगा, अभी जैसे हमने कैलकुलेशंस किए। राइट एवरीवन? तो कल से करोगे? यस, नो, यस, ओके। एक और टास्क दिया था मैंने, याद है? आपको खुद से करने थे। 1 या 2 टास्क थे? 2 टास्क थे।
इफ यू रिमेम्बर। यस। क्या टास्क थे वो? यस, स्क्रीन पे ही विजिबल है। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स इन सी, टोकन्स इन सी। परफेक्ट। ये टास्क कंप्लीट है। यस, नाइस। चलो, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स वगैरह बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं टोकन इन सी से। नाइस। ओके, सो 15 नहीं, आज 18 सितंबर है। ठीक है। तो टोकन्स में टोकन से स्टार्ट करने से पहले हम टोकन्स में सबसे पहले क्या देखने वाले हैं या कौन से चीज पे हमारा सबसे पहले ध्यान जाएगा, तो वो है ऑपरेटर्स। टोकन्स में ऑपरेटर्स करके कुछ पढ़ा था। यस। तो सबसे पहले जो हमें चीज देखनी है वो है ऑपरेटर्स। कितने टाइप के ऑपरेटर्स है सी में? यस एवरीवन। कौन से ऑपरेटर्स है सी में? थ्री टाइप्स। ओके। कौन से? नेम्स बताओ। कौन से अपने पास ऑपरेटर्स है इन सी? यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। परफेक्ट। करेक्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है, लेकिन जो मेन कैटेगराइजेशन हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स का, उसमें कैटेगराइजेशन कौन सा आता है? यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ओके, सो ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में जैसे अभी हमने कहा, पहला है यूनरी, देन बाइनरी एंड देन टर्नरी। ठीक है। तो अब ये यूनरी, बाइनरी, टर्नरीज में अगेन कुछ ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं। उससे पहले एक सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं आपको पूछती हूँ तो बता सकते हो? सिंपल कैलकुलेशन का पार्ट है। कैन वी डू दैट? यस एवरीवन। सिंपल, मैंने आपको बताया 3 + 2 कितना होता है। सो 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। परफेक्ट। अब मैंने लिखा 3+, अब इसका आंसर क्या है? 8। ओके। नहीं, 3 + 2 = 5 वो अलग कैलकुलेशन है रामजोत, रमनजोत। ओके। सिर्फ मैंने लिखा 3+, तो आंसर क्या आएगा? नथिंग। 4। एरर। ओके। नथिंग। 4। अब ये जो 4 बताने वाले लोग हैं, इनका आंसर गलत नहीं है, बस इनके दिमाग में क्या बैठा है? यूनरी ऑपरेटर्स, राइट? इनके दिमाग में क्या बैठे हैं? यूनरी ऑपरेटर्स। इसकी वजह से 3+ लिख दिया, तो उन्हें क्या लगता है? हमने 3++ लिखा है। तो जब आप 2 टाइम्स प्लस प्लस लिखते हो, तब जाके वो यूनरी ऑपरेटर बनेगा। जब आप सिंगल टाइम प्लस लिखते हो, तो वो यूनरी ऑपरेटर है क्या? नो। डिफरेंस क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पे जब आप 3 प्लस लिखते हो तो आंसर 4 नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल प्लस ये क्या है आपका? दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, करेक्ट? प्लस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपने ये भी नोट डाउन किया होगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंपल्सरी 2 ऑपरेंड्स होना जरूरी है। दीज आर नोन एज ऑपरेंड्स। प्लस इज अ ऑपरेटर, बट उसके दोनों साइड पे जो आप इनपुट दे रहे हो, जो नंबर्स दे रहे हो, दीज आर नोन एज ऑपरेंड्स। जरा टाइप करो चैट बॉक्स में इसे क्या कहते हैं। ऑपरेटर हमने बहुत लिखा है, जरा ऑपरेंड्स लिखो। हाँ लिखो, मतलब चैट बॉक्स में लिखो, आपको नोटबुक में बाद में लिखना ही है। राइट। तो जब आप लिखते हो प्लस, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, उसे नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेंड्स आर देयर? परफेक्ट। और इसकी वजह से आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, वो कौन से कैटेगरी में आता है? बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर में नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। देन आप लिखते हो 3 प्लस प्लस। मैंने कहा ये प्लस प्लस मतलब यूनरी ऑपरेटर है, राइट? क्योंकि उसे सेकंड ऑपरेंड की जरूरत ही नहीं, उसके पास ऑलरेडी एक ऑपरेंड है विच इज 3। तो एक भी ऑपरेंड है, फिर भी जो काम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। एंड टर्नरी ऑपरेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने रहेंगे? 3। दैट्स व्हाई यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। बाइसिकल कहते थे हम। क्यों? क्योंकि 2 पहिए होते हैं ना, 2 व्हील्स, बाइसिकल, 2 ऑपरेंड्स, दैट्स व्हाई बाइनरी। ओके। देन बाइनरी में जो हम ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, वो कौन से हैं? अरिथमेटिक, आफ्टर दैट लॉजिकल एंड देन रिलेशनल। ठीक है। अब अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? तो अरिथमेटिक में ऑपरेटर्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन कोडिंग में अगर हम डिनोट कर रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ स्टार करेंगे। देन डिवीजन, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का ऐड हो जाता है, मॉड। इसका वर्किंग जल्दी ही देखेंगे। परसेंटेज और मॉड में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? यस एवरीवन, विच आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स? परफेक्ट। तो अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से रहेंगे? एंड, और। अब ये जो आप नॉर वगैरह बता रहे हो ना, वो बिटवाइज में आएगा। ठीक है। तो सुषमा, आपका माइक म्यूट कर दो प्लीज। यस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम 2 ही ऑपरेटर्स देखने वाले हैं, विच आर एंड और। ठीक है। फाइन। नॉट में हम सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं, ये आप बाद में देखोगे ही। आफ्टर दैट रिलेशनल। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में मुजम्मिल, आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन करेक्ट किया है। ऑपरेटर्स आएंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। करेक्ट है? सो दीज आर योर बाइनरी ऑपरेटर्स।
फिर यूनरी ऑपरेटर में अगेन कैटेगराइजेशन है। क्या? इंक्रीमेंट। जो प्लस प्लस हम लिखते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंक्रीमेंट। एंड देन डिक्रीमेंट। माइनस माइनस इज नथिंग बट डिक्रीमेंट। अब आगे जाके इसमें और एक कैटेगराइजेशन होगा प्री पोस्ट करके, वो आगे जाके देखेंगे। अभी उसमें जल्दी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर रह गया अपना टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? यस एवरीवन, कैन आई गेट इट फ्रॉम यू? व्हिच आर द टर्नरी ऑपरेटर्स? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। परफेक्ट। सो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन आर द टर्नरी ऑपरेटर्स। क्लियर है? So these are our operators on which we are going to perform task. तो अब यहाँ पे आ गए आपके टर्नरी ऑपरेटर्स। तो क्वेश्चन मार्क और कोलन, तो ये हम टर्नरी ऑपरेटर्स पहले नहीं देखने वाले। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है, टर्नरी ऑपरेटर्स करेक्ट इफ एल्स के बेसिस पे काम करते हैं। इनका जो वर्किंग है वो कंडीशनल है। तो जब तक इफ एल्स का टॉपिक कवर नहीं होगा तब तक हम टर्नरी ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इफ एल्स, तो जब जैसे ही मैंने कहा इफ एल्स, तो ये इफ एल्स आपने कहीं पे सुने हैं? इफ एल्स ऐसा नेमिंग? यस। कहाँ पे? इफ और एल्स ये दोनों भी क्या है? कीवर्ड्स। सो दीज आर कीवर्ड्स। जब आपने टोकन्स लिखे थे तो टोकन्स में ऑपरेटर्स के साथ ही कीवर्ड्स करके भी पॉइंट मिला होगा। तो सी में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 32। परफेक्ट। सो टोटल कीवर्ड्स आर 32। तो अब इतने 32 कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं क्या? क्या लगता है आपको? तो नहीं, 32 के 32 सारे कीवर्ड्स हमें याद होने ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर इंटरव्यू में अचानक से वोलाटाइल करके कुछ तो दिख गया, आते हैं ऐसे कुछ एमसीक्यू आते हैं, आइडेंटिफाई विच आर नॉट वेरिएबल विच आर नॉट द कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग, और कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4-5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और वहां पे ऑप्शन में वोलाटाइल, एक्सटर्न ऐसे नाम भी रहते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं है। और हमें क्या लगता है? वोलाटाइल, एक्सटर्न ये कीवर्ड्स नहीं है, ये लगता है, बहुत नॉर्मल है। देन ऑटो करके एक कीवर्ड है, कभी यूज ही नहीं करते तो पता ही नहीं रहता है, तो फिर हमें लगता है अरे ऑटो भी क्या है, एक नॉर्मल नेम है, वो कीवर्ड नहीं है, और फिर अपने आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो अब 32 कीवर्ड्स आपको दिन मतलब वो बार-बार लिख के याद करने हैं, उन्हें रट्टा मारना है, ऐसा कुछ करना है क्या? नो। क्योंकि 32 के 32 कीवर्ड्स अभी भी अगर आप मुझे भी पूछते हो, तो नहीं बता सकती मैं। लेकिन इन्हें याद करने के लिए, या ये हमें अपने आप याद रह जाए, इसके लिए एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक अगर हम फॉलो करते हैं, तो हमें इन्हें लर्न करने की, याद करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप याद हो जाएँगे। फिर वो तरीका क्या है? लेट अस सी। हम इन कीवर्ड्स का ना कैटेगराइज़ेशन करेंगे। कैटेगराइज़ेशन 2 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट वन इज़ नॉन रेग्युलर एंड सेकंड वन इज़ रेग्युलर। ओके? सिंपल कैटेगराइज़ेशन है, नॉन रेग्युलर एंड रेग्युलर। मतलब क्या करना है? तो ये जो 32 कीवर्ड्स है,
इसमें से जो आपने यूज़ किए हैं, जो आपको पता है, आपको अच्छे से पता है, उनकी लिस्ट कहाँ पे आनी चाहिए? रेग्युलर में, ठीक है? जो कीवर्ड्स ऐसे हैं, जो आपने कभी सुने ही नहीं, आपको उसका वर्किंग ही पता नहीं है, आपने उन्हें यूज़ ही नहीं किया है, वो उसका कैटेगराइज़ेशन या उसकी लिस्ट कहाँ पे आएगी? नॉन रेग्युलर कीवर्ड्स में, क्लियर है? सिंपल कैटेगराइज़ेशन रखेंगे, रेग्युलर एंड नॉन रेग्युलर। जैसे सी का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जैसे अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपके नॉन रेग्युलर में से बहुत सारे कीवर्ड्स अपने आप रेग्युलर में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और हार्डली 3 से 4 कीवर्ड्स ऐसे रहेंगे, जो आपके नॉन रेग्युलर में रहेंगे। वो भी अगर हम सर के ऊपर से पानी ऐसे मान ले, फिर भी इतनी तो गारंटी है 25 से 26 आउट ऑफ 32, 25 टू 26 कीवर्ड्स अपने आप आपके रेग्युलर में आने वाले हैं। अगर इतने कीवर्ड्स रेग्युलर में आ जाते हैं, तो हार्डली 6 टू 7 कीवर्ड्स है, जो नॉन रेग्युलर में रहेंगे, करेक्ट? तो जब भी आपकी एप्टी है, उससे पहले हम 6 टू 7 कीवर्ड्स एटलीस्ट देख के तो जा ही सकते हैं। इतने 32 कीवर्ड्स याद करना और 6 टू 7 कीवर्ड्स सिर्फ देख के जाना या 6 टू 7 कीवर्ड्स याद करना, इफेक्टिवली ईज़ी है, कंपैरेटिवली ईज़ी है। तो जब भी आप ये 32 कीवर्ड्स लिखोगे, जो आज आपको करना है, तो जब आप ये 32 कीवर्ड्स लिखोगे, तो आपको इस कैटेगराइज़ेशन में इस तरीके से लिखना है, नॉन रेग्युलर एंड रेग्युलर। ओके एवरीवन? यस। अब इसी में आगे आता है अपना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच इज़ नोन एज़ डेटा टाइप्स। टोकन्स में सुना होगा, करेक्ट है? तो ये डेटा टाइप्स जो है, सारे डेटा टाइप्स जनरली जनरली नहीं, सारे डेटा टाइप्स आपके कीवर्ड्स में कवर हो ही जाते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि ये डेटा टाइप है और वो कीवर्ड में नहीं है। फिर भी अलग से उन्हें हम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं या अलग से डेटा टाइप्स क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न क्या है? इनका पर्पज़ अलग है। व्हाट इज़ मीन बाय पर्पज़? तो कीवर्ड्स विल एक्ट एज़ योर वोकैब्युलरी फॉर सी, ठीक है? कीवर्ड्स एज़ अ वोकैब्युलरी एक्ट करेंगे। इस पे और डिटेल में बात करनी है, डिस्कशन फिर से होने वाला है, इसलिए मैंने कीवर्ड्स को इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताया, सिर्फ कैटेगराइज़ेशन बताया है, ठीक है? तो ये कीवर्ड्स में वोकैब्युलरी है, लेकिन अगर ठीक है, एक सि अगेन सिंपल मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ओके? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, आपको मुझे कैलकुलेशंस बताने हैं। 5 प्लस 10 आंसर क्या रहेगा? एक्टिव रहो एवरीवन। What will be the answer for 5 plus 10? Okay, nice. Perfect. What will be the answer of 7 plus 5? Perfect. Then what is the answer for 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 2 plus 1 plus 3? Yes. नहीं बता सकते आंसर, राइट? ज़्यादा फास्ट हो गया। रिपीट करो।
ओके, तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई एग्ज़ैक्टली? जब मैं ये कंटीन्यूअस नंबर बोल रही थी, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? इन नंबर्स को स्टोर करने के लिए या इन नंबर्स पे प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। यही जो नंबर्स मैं कंटीन्यूअसली बोल रही थी, वो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के देती 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, तो फिर मैं कितने भी फास्ट लिखूं, वहां पे आपकी आंखों के सामने वो डेटा है, स्टोर्ड फॉर्मेट में। स्टोर्ड है क्यों? क्योंकि दिख रहा है, तो आप उस पे प्रोसेसिंग कर सकते हो। करेक्ट। तो जो प्रॉब्लम हुआ इतनी फास्ट बातें करते टाइम या इतने फास्ट नंबर्स बोलते टाइम, तो प्रॉब्लम क्या थी? डेटा स्टोरिंग की प्रॉब्लम थी। तो ये डेटा टाइप्स हमें हेल्प किस में करते हैं? डेटा स्टोरिंग के लिए, या डेटा कौन से टाइप का है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? सिंपली अगर मैंने आपको कह दिया 10 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या रहेगा? 2.5। परफेक्ट। 10 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या रहेगा? 2। तो 2.5 और 2, ये दोनों डिफरेंट टाइप के डेटा है। 2 is a complete integer value, whereas 2.5 is a decimal point value. परफेक्ट। तो डेटा टाइप्स हमें हेल्प किस में करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। और आफ्टर दैट इसका सेकेंड टास्क क्या रहेगा? क्या लगता है आपको? आइडेंटिफाई तो बता दिया, आइडेंटिफाई तो कर दिया व्हाट टाइप ऑफ डेटा, लेकिन उस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी जरूरी है। तो सेकेंड पॉइंट ये बताएगा हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स। ओके, तो ये डेटा टाइप्स अलग से कैटेगराइजेशन इनका करने के लिए रीजन क्या है? ये हमें बताता है कि डेटा कौन से टाइप का है और उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी जरूरी है। ओके, तो फिर ऐसे कौन से डेटा टाइप्स है? इसमें डेटा टाइप्स है कैरेक्टर, देन इंटीजर, देन फ्लोट, देन डबल, एंड आफ्टर दैट वॉइड। अब यहाँ पे जो भी डेटा टाइप्स मैंने लिखे, ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स है। ओके, बस एक मिनट। ये सारे कौन से डेटा टाइप्स है? बेसिक। तो बेसिक छोड़ के भी डेटा टाइप्स होते हैं क्या? यस। बेसिक के बाद सेकेंड कैटेगराइजेशन आता है डेटा टाइप्स में ही, वो है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ओके, अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स में कौन से डेटा टाइप्स है? पॉइंटर एंड देन एरे। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रिंग भी बता देते हैं, मैम स्ट्रिंग इज ऑल्सो डिराइव्ड डेटा टाइप, लेकिन स्ट्रिंग इज नथिंग बट कैरेक्टर एरे, ये हमें पता ही नहीं होता है बहुत बार। ठीक है, तो यस, स्ट्रिंग इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। ये कैटेगराइजेशन कैसे आया, कहाँ से आया, आई रियली डोंट नो, लेकिन हाँ, स्ट्रिंग मतलब ही क्या है? कैरेक्टर एरे। तो अगर आपको एरे आ गया, एरे इन्वेंट हुआ है, तो आप इंटीजर के लिए लिखो या कैरेक्टर्स के लिए लिखो, वो एरे ही रहेगा। ठीक है, देन लास्ट कैटेगराइजेशन यहाँ पे आता है, वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आप देखोगे स्ट्रक्चर फॉर दैट स्ट्रक्ट एंड देन यूनियन।
यूनियन वैसे भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यूनियन के ड्रॉबैक्स है और उसी की वजह से हम स्ट्रक्चर में आ गए, ठीक है? यूनियन के कुछ ड्रॉबैक्स है, इसलिए यूनियन प्रेफ़र किया भी नहीं जाएगा, वी विल ऑलवेज़ गोइंग टू प्रेफ़र स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आ गया, तो क्लास समझना ईज़ी हो जाएगा, बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन क्यों पढ़ना है? आगे जाके नहीं है। आई नो, वी नो यूनियन नहीं है, क्योंकि यूनियन के ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए स्ट्रक्चर आया है। लेकिन स्ट्रक्चर भी आगे जाके नहीं है, फिर क्यों पढ़ना है? क्योंकि स्ट्रक्चर ही क्लास है, क्लास ही स्ट्रक्चर है। गंगाधर ही शक्तिमान है, राइट? वैसे ही स्ट्रक्चर ही क्लास है। टॉनी ही कौन है? टॉनी स्टार्क, पता होगा ना? कौन है? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तो आप एक्टिव रहोगे ऐसा मुझे लगता है। टोनी स्टार्क ही कौन है? आयरन मैन। नाइस तनुजा, लगा नहीं था कोई लड़की पहले आंसर देगी। टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। रोहित। मार्वल फैन बहुत कम है क्या? एक्टिव रहो। चलो गंगाधर ही शक्तिमान है, ये तो पता था क्या? या आज ही पता चला? यस, ये पहले से पता था मैम। तो तुझे क्या पूछना चाहिए, थालापति कौन है? ऐसे पूछूं? टॉलीवुड फैन, हु इज थालापति? ओके। तो वैसे ही स्ट्रक्चर ही क्या है? क्लास है। इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो क्लास भी समझ में आ जाएगा। सारे लिंक्स है, सी ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे। सी पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके जर्नी आसान करनी है। आई होप अभी तक ये सबको क्लियर हुआ होगा, राइट? बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सी पढ़ने की वजह से। सी बहुत ज़रूरी है, बेस है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छे से बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमें जावा पूछो, हमें जावा आता है, सी, सी प्लस प्लस नहीं आता है। कोई है क्या ऐसे? मैम जावा आता है, सी, सीपीपी नहीं आता है। आँखों पे पट्टी बाँध के जी रहे हो। ऐसा होगा ही नहीं कि जावा आ रहा है लेकिन सी नहीं आता। क्योंकि सी आता है तभी जावा अच्छे से समझ में आएगा। ओके? हमें सी सिखाना मतलब क्या बताया जाता है कॉलेज में? प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। आ गया आपको सी। हुआ था क्या ये कॉलेज में? प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। यस? यस। कुछ नहीं, बस प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखो, आपको कोडिंग आ गया। ऐसा सिनेरियो कॉलेजेस में रहता है। यस। हेलो वर्ल्ड आ गया ना, प्रोग्रामिंग आ गया बस। फिर वो जावा हो, सी हो, पाइथन हो, बस सिंटैक्स बदलते रहते हैं। पाइथन में जाओ, वो बोलेंगे सिर्फ प्रिंट लिख भाई, एफ लिखने की जरूरत नहीं। जावा में जाते हैं, वो बोलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखो, काम हो गया। सबसे वर्स्ट सिनेरियो सी, सी प्लस प्लस में रहता है। सी से जब हम सी प्लस प्लस में स्विच करते हैं, डिफरेंस क्या बताया जाता है? अब्स्ट्रक्ट की जगह पे क्लास लिखेंगे। सेकेंड डिफरेंस क्या बताया जाता है? प्रिंटफ की जगह पे सी आउट लिखेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। इन्हें अभी तक डिफरेंस ही समझ में नहीं आया। क्या बताते हैं? प्रिंटफ की जगह पे सी आउट लिखो। जावा में जाने के बाद क्या बोलते हैं? नहीं, अब सी आउट की जगह पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो। क्यों? रीजन क्या है? कोई नहीं बताता। सबसे पहले
ये डिफरेंस ही बहुत गलत है, यही पता नहीं होता। आगे जाके यही देखना है कि सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हैं, फिर भी प्रिंटफ लिख सकते हैं। पता ही नहीं होता हमें कि सी प्लस प्लस में प्रिंटफ चलता है। इतना गंदा पढ़ाया गया है, सी प्लस प्लस स्टार्ट होता है तो सी आउट ही पहले इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सी प्लस प्लस स्टार्ट होता है तो क्लास ही दिखना चाहिए सामने। क्लास नहीं लिखा तो कोडिंग नहीं कर रहे। नहीं, बहुत बड़ी वो गलत फहमी हम कहते हैं ना, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके हमने टॉपिक देखा होगा कॉलेज में। याद है तो अच्छा है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम देखने वाले हैं। लेकिन उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमें बाइनरी में 2 ऑपरेंड्स होते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं, ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑपरेटर्स आज डे 4 है अपना शायद, राइट? डे 4 पे जो ऑपरेटर्स आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो आपको सी प्लस प्लस में काम आने वाले हैं। तो डे 1 से जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है, वो इम्पोर्टेंट है, ये समझना है, ठीक है? चलो, बैक टू दी डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स में हमें जो डेटा टाइप्स बताए गए हैं, वो है कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। जैसे मैंने कहा, ये टाइप ऑफ डेटा और इसी के साथ हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स, ऐसी 2 चीजें हमें ये बताता है, राइट? अब इसे कितनी मेमोरी लगेगी, ये डिपेंड करता है कंपाइलर्स पे। सो व्हाट इज कंपाइलर, क्या ये, उसका यूज क्या है, सब देखेंगे धीरे-धीरे। सबसे पहले कंपाइलर्स कौन से हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है? और कंपाइलर वाइज मेमोरी कैसे चेंज हो रही है या कितने मेमोरी बाइट्स लगेंगे, ये समझ में आता है, वो देख लेते हैं। चलो, तो जो कंपैरिजन के लिए हम कंपाइलर्स यूज करने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट है वीएस। आई एम टॉकिंग अबाउट वीएस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीएस कोड। तो ये विजुअल स्टूडियो ही है, ठीक है? इससे पहले टर्बो सी लिख लेते हैं। डोंट वरी, टर्बो सी का नाम सुन के डर मत जाना, क्योंकि टर्बो सी में आपको यहाँ पे कोई भी कोडिंग करनी नहीं बोलेगा। देन वीएस विजुअल स्टूडियो एंड देन जीसीसी। तो ये 3 टाइप के कंपाइलर्स है। टर्बो सी में कोडिंग नहीं करना है, ये क्यों बोला? कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में जाओ, टर्बो सी में ही कोडिंग स्टार्ट करते, राइट? तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए टर्बो सी ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसी में कंटिन्यू कोडिंग करने के लिए सबसे वर्स्ट कंपाइलर है। जिन्होंने टर्बो सी में कोडिंग किया है कॉलेज में, वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं, राइट? इट इज बेस्ट कंपाइलर टू स्टार्ट विथ, बट इट इज वर्स्ट कंपाइलर टू एंड विथ। जिन्होंने भी टर्बो सी यूज किया है, वो ऐसे दिल से फील कर रहे होंगे, सही है। तो इसीलिए हमें टर्बो सी यूज नहीं करना है, बस कंपैरिजन के लिए लिया है। सो टर्बो सी, वीएस एंड जीसीसी। तो अगर टर्बो सी में आप कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करते हो, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें लगते हैं 1 बाइट। इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स। फ्लोट डेटा, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट, वो वैल्यू स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स। डबल डेटा स्टोर करने के लिए 8 बाइट्स। और वॉइड डेटा टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए 0 बाइट्स। ओके? वेयरएज विजुअल स्टूडियो में कैरेक्टर के लिए 1, इंटीजर के लिए 4, फ्लोट के लिए 4, डबल के लिए 8, वॉइड के लिए 0। ये वॉइड हर जगह पे 0 ही रहेगा, क्योंकि वॉइड का मीनिंग ही है नथिंग। सेम विद जीसीसी कंपाइलर्स, कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए 1 बाइट, इंटीजर 4, फ्लोट 4, डबल 8 एंड वॉइड के लिए 0। ओके? तो ये जो टेबल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो कितने बाइट्स लगते हैं, ये हमें याद रखना है क्या? यस, कंपैरिजन के लिए याद रखना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, लेकिन इस इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगेगी, ये कंपाइलर के बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम दिमाग में फिक्स नहीं रख सकते कि नहीं इंटीजर स्टोर करना है तो 4 ही बाइट्स लगेंगे।
सिस्टम कौन सी है, कंपाइलर कौन सा है, इसके ऊपर आपको कितनी मेमोरी लगेगी, ये चेंज होता रहता है। ठीक है? फॉर दैट दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगेन ये वीएस, मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा, मैं यहाँ पे वीएस बोल रही हूँ, दैट मीन्स विजुअल स्टूडियो। वीएस अलग है और वीएस कोड अलग है। ठीक है? ये कहीं पता नहीं होता है, लेकिन वीएस कोड और वीएस ये दोनों अलग चीजें हैं। कितनी अलग है देख लेते हैं एक बार। ये जो आपका विजुअल स्टूडियो है ना, अगर कभी आप जाके चेक करोगे, अराउंड 2.5 जीबी का सॉफ्टवेयर है ये। ओके? विजुअल स्टूडियो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो कंपाइलर है, ये आपका 2.5 जीबी का है। और वीएस कोड जो आप कह रहे हो, ये आपके दिमाग में आता है, वो समथिंग एमबी में आता है। आई होप ये यूनिट्स देख के ही आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। यस? कहाँ पे जीबी, कहाँ पे एमबी? तो इतना बड़ा जो स्टोरेज का डिफरेंस है, उसके पीछे कुछ रीजंस भी हैं। वीएस कोड में हमें हर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे हम वन बाय वन इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ सपोर्टिव एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे-जैसे हमें कोडिंग करना है, जिस लैंग्वेज में करना है उसके लिए। तो सारे सपोर्टिव चीज़ें जो हैं, सपोर्टिंग चीज़ें, वो वीएस कोड में हमें खुद से इंस्टॉल करनी लगती है। वैसे विजुअल स्टूडियो का नहीं है, वहाँ पे आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। तो अगेन वीएस कोड में आप बहुत सारे लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते हो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, कुछ भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका कोड वीएस कोड में हो जाता है। आपको बस सपोर्टिव्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। व्हेयरएज़ विजुअल स्टूडियो आपको वो सारे सपोर्टिव्स ऑलरेडी इंस्टॉल करके देता है। तो ऑब्वियसली इतने सारे एक्सटेंशंस है, इतनी सारी लाइब्रेरीज़ है, तो उन्हें स्टोर करने के लिए 2.5 जीबी इतना डेटा तो लगेगा ही। और हम इतना सब कुछ यूज़ भी नहीं करते हैं, और इसीलिए हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन आप क्या कहते हो, प्रोफेशनल कोडर बन गए, आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हो, आप सी में एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उस टाइम पे आपको विजुअल स्टूडियो ही लगेगा। तब आपका कोडिंग स्टार्ट होगा विजुअल स्टूडियो में। ठीक है? तब तक वीएस कोड पे अभी के लिए, अपने इस फेज़ के लिए वीएस कोड काम कर सकता है। हमें सिर्फ़ एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड करने होंगे, उतना हम कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत लगे वैसे। और वीएस कोड के लिए अपने पास ऑप्शन रहेगा, वो है डेव सी प्लस प्लस। सो बेसिकली हम जो एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं फॉर कोडिंग इन सी सी प्लस प्लस, वो है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है? ये भी कुछ एमबी का ही एप्लीकेशन है, कुछ एमबी का ही सॉफ्टवेयर है, तो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी सिस्टम पे वर्क हो सकता है। और जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं, उनके लिए डेव सी प्लस प्लस विल बी द ईजियर, और हम कह सकते हैं बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो कोडिंग के लिए। ठीक है? तो वीएस कोड के लिए, वीएस के लिए अपने पास ऑप्शन है डेव सी प्लस प्लस। अगेन सी सी प्लस प्लस के लिए मैं बात कर रही हूँ। जावा के लिए आप इक्लिप्स डाउनलोड करोगे, जो वीएस कोड में पहले से करते आ रहे हैं, वो वीएस कोड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डेटा टाइप्स का कैटेगराइजेशन क्लियर है? यस एवरीवन? यस, नाइस। अब डेटा टाइप्स, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स, ये सारी चीजें बताता है, लेकिन किसके बारे में? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो बताई जाती है, वो किसके बारे में है? आपके आइडेंटिफायर्स के बारे में। करेक्ट? बस 1 मिनट, इसे थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं।
तो अपने आइडेंटिफायर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो यस, सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो यहाँ पे आएगी वो है आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स में क्या-क्या आता है? आइडेंटिफायर्स में अगेन 2 कैटेगरीज़ है। फर्स्ट वन इज़ कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज़ वेरिएबल। धीरे-धीरे वेरिएबल्स को ही हम आइडेंटिफायर्स कहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है? तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कम्स अंडर आइडेंटिफायर्स, लेकिन हम इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे, वो धीरे-धीरे देखेंगे। ओके एवरीवन? ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग रहेगा। जल्दी ही स्टार्ट होगा। आई थिंक कल से ही स्टार्ट होगा। सो आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, ये सब क्लियर है? यस। तो अब ये कुछ मैंने बहुत अलग बताया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी वेबसाइट में जाके टोकन्स इन सी आप सर्च करते हो, जो आपने शायद कल किया भी है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इतनी देर से मैंने जो बड़बड़ की या जो बातें की, वही बस वो इंग्लिश में लिख के देते हैं। यस और नो? बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख के रखते हैं, जो रीड करने का हमें बहुत, बहुत ही आलस रहता है। एज़ अ डेवलपर अपने अपने में लेज़ीनेस ये कांस्टेंट रहने ही वाला है। ऐसे क्यों कहा? धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर अपने पास शॉर्टकट होता है। हम कभी भी वो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रीड करते, हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं, राइट? और फिर इमेजेस में एक सिंपल चार्ट दिया जाता है। उस चार्ट को देख के उन्हें क्या कहना था, वो समझ लेते हैं। तो वैसे चार्ट आपको बहुत मिल जाएँगे। फिर आपको ये भी समझ में आ सकता है कि अरे टोकन्स में मैम ने तो ये बताया ही नहीं। मैम ने सिर्फ आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप्स बताए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरल्स है वगैरह, वगैरह, वगैरह। स्पेशल कैरेक्टर्स है। ये सब मैम ने मिस कर दिया। तो ये सब देखो, किसी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो वो पूछो, फिर हम वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो वो चार्ट्स देख के कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन्स है, वो क्वेश्चन्स पूछ लो, वो हम क्लियर करेंगे अपने सेशंस में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चार्ट था, वो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रख दिया है, ठीक है? तो अगर आप यही सब इन्फॉर्मेशन ऐसे पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपके सामने रखते हो, जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं, राइट? माइंड मैप। माइंड मैप जैसी कंसेप्ट सुनी है? यस। तो माइंड मैप में अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आंसर ऐसे ड्रॉ करके रखते हैं, तो वो आसान रहता है याद रखने के लिए। आप पैराग्राफ के पैराग्राफ याद नहीं रख सकते, लेकिन आप वो जो माइंड मैप है, वो याद रख सकते हो, क्योंकि अपनी विजुअल मेमोरी, पिक्टोरियल मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है। देखी हुई चीज़ हमें जल्दी से याद हो जाती है, रादर दैन वो हमने कुछ तो सुना था, ये इतना याद नहीं रहता है। लेकिन अगर सामने डेटा है, तो वो कहीं पे तो पिक्चर क्लिक करके वो स्टोर हो जाती है। इसलिए आपके पास ऐसा एक माइंड मैप बना के रखो, जो आपको टोकन सीन सी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है एवरीवन? आई होप ये क्लियर है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं, पजल्स के ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, छोटे-छोटे ब्लॉक्स, जिन्हें हमें कनेक्ट करना है। यस। तो ये पजल लैंग्वेज के बारे में है। तो आपने स्टार्टिंग में कभी तो इंग्लिश पढ़ी होगी। फर्स्ट टाइम आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया।
तो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी बता सकते हो? सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या पढ़ाया गया? या अगर कोई अल्फाबेट। कॉन्वेंट स्कूल सॉरी, अल्फाबेट। परफेक्ट सुषमा। ओके, अनम्यूट करने से पहले बस हैंड रेज़ किया करो, ठीक है? यस। चलो, तो सबसे पहले हमने देखे थे अल्फाबेट्स। फिर अल्फाबेट्स की हेल्प से हमने क्या किया? यूजिंग दोज़ अल्फाबेट्स आपने क्या किया था? वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, वो देखा था? यस सुषमा, हाँ, वर्ड्स, देन आफ्टर दैट सेंटेंस। सेंटेंस। परफेक्ट एंड देन पैराग्राफ लिखा होगा हाँ। और फिर ऐसे मल्टीपल पैराग्राफ्स का मिला के आपने ए से भी लिखा होगा। तो इस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ एंड देन एसे, स्टेटमेंट, राइट। अब इन सारे वर्ड्स को मिला के या आपके पास जितनी भी वर्ड्स है उनको मिला के सेंटेंसेस जब आपको फॉर्म करने थे, तो इसके बीच में ग्रामर जरूरी था क्या? यस, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो ग्रामर ही अपने सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड कर रहा था। कौन सा टेंस है, कौन से एडवर्ब ऐड करने हैं एंड एवरीथिंग। तो राइट, तो ये ग्रामर विल नथिंग बट गोइंग टू बी योर सिंटैक्स, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स पता है तो हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दो सेंटेंस, पैराग्राफ लिख सकते हैं यूजिंग दैट पैराग्राफ, ऐसे लिख सकते हैं। सब पॉसिबल है अगर आपको सिंटैक्स पता है तो। और इस सिंटैक्स में या इस ग्रामर में जो वर्ड्स हमें यूज करने हैं, दोज वर्ड्स आर नथिंग बट योर वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी मीन्स क्या है? आपके कीवर्ड्स। ओके, तो जो कीवर्ड्स आप देखोगे, डू, व्हाइल, इफ, एल्स, स्विच, डिफॉल्ट, केस, बहुत सारे कीवर्ड्स है। इनका कॉम्बिनेशन कैसे करना है, कौन सा कीवर्ड किसके आगे, कौन सा कीवर्ड किसके पीछे, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, which is nothing but your grammar, your syntax. ओके, तो आज का टास्क क्या है? 32 कीवर्ड्स बाइफरगेट करके लिखना, रेगुलर, नॉन रेगुलर। सारे कीवर्ड्स नॉन रेगुलर में लिख देते हो तो भी चलेगा क्योंकि वैसे भी हम स्क्रैच से देखने वाले हैं। तो 32 कीवर्ड्स में से जो बेसिक से बेसिक कीवर्ड रहेगी, दैट इज नथिंग बट योर डेटा टाइप्स, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सुनने के लिए अजीब लग रहा होगा, ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उन्हें वो नाम दिए हैं। कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, धीरे धीरे आप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जर्नी क्लियर है एवरीवन? तो कल तक कीवर्ड्स लिख के हो जाएंगे सबके, और ये टेबल भी क्रिएट होगा टोकन्स का। यस, यस मयूर बोलो। आई थिंक गलती से हुआ होगा, ठीक है। तो यस, एक और मुझे कहना था, एक बात करनी थी। अब आप रिवीजन कर रहे हो, ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप ऑनलाइन मोड पे हो, बहुत दूर-दूर बैठ के ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, राइट? तो रिवीजन करने के बाद आप एक समरी क्रिएट करके आपके ग्रुप में शेयर कर सकते हो क्या? कि आज क्या-क्या टॉपिक कवर हुए? आपके खुद के नोट्स
आप क्रिएट करके ग्रुप पे शेयर कर सकते हो क्या? यस, कैन वी डू दैट? हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे कि मैम हमने तो एडमिशन नहीं लिया, अभी तक हम फ्री ग्रुप में ही हैं। तो जो अपने फ्री बैचेस के ग्रुप हैं, वहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो आज से मुझे ये समरी मतलब कल के सेशन से पहले ये समरी ग्रुप पे दिखनी चाहिए। ओके एवरीवन? कोई भी आपको जज नहीं करने वाला। बस हम कितना ग्रास्प कर रहे हैं और आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे है, वो समरी कैसे क्रिएट हो रही है, नोट्स कैसे बन रहे हैं, मुझे बस उतना देखना है। हाँ, अगर आपने नोटबुक में नोट्स निकाले हैं, उसका पिक्चर भी आपने डाल दिया, तो भी चलेगा। नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा मैसेज टाइप ही करना है। ठीक है? हाँ, अगर वो ग्रुप पे पिक्चर्स वगैरह सेंड करना अलाउ नहीं कर रहे हैं फ्री ग्रुप पे, तो फिर आपको वो टाइप करके सेंड करना होगा। लेकिन पेड ग्रुप में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप आराम से पिक्चर्स वगैरह सेंड कर सकते हो। ट्राई करो, अगर फ़ोटो सेंड कर सकते हो, तो जो नोट्स आपने बनाए हैं नोटबुक में, उसका बस फ़ोटो सेंड कर देना। ओके एवरीवन? यस। चलो, अब एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके हर्षद, ओके तनया, ओके देव, ओह! फाइन. Okay then. Shall we stop then? Yes. Okay everyone. चलो. Bye bye. Have a nice day.